प्रश्नावली 1.2 NCERT बुक का पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 पढ़ाया गया था। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। पहला पाठ है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। विषम प्राकृत संख्याएं आपकी 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से अन्य संख्याएं भी हो सकती हैं। यानी 2 से भाज्य कोई भी विषम प्राकृत संख्या 2 से भाज्य नहीं हो सकती, इसलिए यह एक रिक्त समुच्चय है। दूसरा, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं में केवल संख्या 2 सम अभाज्य संख्या में आती है, बाकी अभाज्य संख्याएं आपकी 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस टाइप से बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन इसमें सम अभाज्य संख्या केवल 2 होती है, इसलिए ये रिक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा पार्ट, x such that x एक प्राकृत संख्या है इसमें शर्त है कि x की जो वैल्यू है x < 5 और x < 7। अब यहाँ पर इसको समझें, ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती है जो 5 से छोटी भी हो तथा साथ में 7 से बड़ी भी हो। मतलब कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो 5 से भी बड़ी हो, छोटी हो और 7 से बड़ी हो। इसलिए यह है एक रिक्त समुच्चय। इसमें आपको इसका जो तर्क लिखना है वो यही बताना होगा कि चूँकि ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं होती है जो 5 से छोटी हो तथा साथ ही 7 से बड़ी भी हो, और अतः समुच्चय का कोई भी इस प्रकार का नहीं होगा, अतः दिया गया समुच्चय एक रिक्त समुच्चय है। इसका कारण आप इस तरह लिख सकते हैं। 4th नंबर, इसको y such that y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। इसका मतलब है कि y इस प्रकार से है कि y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब आप ये विचार करें कि कोई भी 2 समांतर रेखाएं अगर होती हैं तो उसका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। तो कहीं पे ये कहा जाता है 2 समांतर रेखाएं, मतलब एक समांतर रेखा, एक रेखा ये है, इसके समांतर यदि ये रेखा है तो इनका कभी भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता। अतः इसी भी क्या होगा, ये एक रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय इस प्रकार से आप अपने रिक्त समुच्चय को समझ सकते हैं कि कौन सा वाक्य रिक्त समुच्चय है, कौन सा वाक्य रिक्त समुच्चय नहीं है। अब दूसरा प्रश्न हम लेंगे जो कि परिमित और अपरिमित पर आधारित है। इसमें आपको ये बताना है कि निम्न समुच्चय में कौन परिमित है और कौन
अपरिमित। परिमित जिसकी सीमा निर्धारित की जा सकती हो, और अपरिमित में जिसकी सीमा का निर्धारण न किया जा सके। जैसे पहला पार्ट है वर्ष में महीनों का अब आप यहाँ एक वर्ष में महीनों का समुच्चय, अब एक वर्ष में महीनों का समुच्चय देखा जाए तो ये तो परिमित है, क्योंकि ये फिक्स है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने होते हैं। तो एक वर्ष में महीनों के समुच्चय को आप लिख सकते हैं, ये आपका परिमित है। दूसरा पार्ट अगर इस तरीके दिया 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 से शुरू होकर इसका ये नहीं पता कि ये कहाँ तक जा सकता है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि ये एक अपरिमित समुच्चय है। इसी प्रकार से तीसरा पार्ट 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसमें देखें, इसमें अवयव की संख्या निश्चित है। यहाँ से स्टार्ट है 100 पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक टोटल अवयव 100 हैं। तो इसको इस समुच्चय को आप कह सकते हैं यह समुच्चय एक परिमित समुच्चय, क्योंकि अवयव संख्या इसमें निश्चित है। इसी प्रकार से खंड है जिसको हम लिखते रहेंगे और समझाते रहेंगे, इसको आप अपने कॉपी में कर लेंगे। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का अब 100 से बड़े धन पूर्णांकों के समूह, अब यहाँ पर धन पूर्णांकों की जो संख्या है वो निश्चित नहीं है। 100 से बड़े धन पूर्णांकों में बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। इस प्रकार से ये समुच्चय भी आपका अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। इस प्रकार से एक्सरसाइज में और भी जो प्रश्न हैं उसको आप इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 3 इसमें भी ये पता लगाना है कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित। जैसे पहला पार्ट है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का
समुच्चय। यहाँ पर देखें भाई, कोई भी रेखा हो, उस रेखा के समांतर यदि रेखाएं आप खींचना चाहेंगे तो असंख्य समांतर रेखाएं संभव इसके लिए हैं। एक्स के समांतर भी असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसलिए ये समुच्चय आपका क्या हुआ, अपरिमित, क्योंकि एक्स के समांतर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। दूसरा पार्ट, अगर ये कहा जाए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, यहाँ पर भी आप कह सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की जो संख्या है वो 26 है, जो कि फिक्स है। कितनी है अक्षरों की संख्या? 26। इसलिए ये भी परिमित समुच्चय है। तीसरा पार्ट, उन संख्याओं का समुच्चय, उन संख्याओं का जो 5 के गुणज है, जो 5 के गुणज है। अब 5 के गुणज तो बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। 1 से गुणा करेंगे 5 आएगा, 2 से गुणा करेंगे 10 आएगा, 5, 10, 15, 20, 25, इस प्रकार से असंख्य संख्याएं ऐसी हैं तो 5 की गुणज है। इसलिए ये समुच्चय क्या हुआ, ये आपका होगा अपरिमित। इसी प्रकार से और एक आध पार्ट इसमें है, इसको आप जो है बुक से लेकर उसको पूरा करेंगे। इसके बाद हम बताने जा रहे हैं आपको कि किसी भी प्रश्न में दो समुच्चयों में कैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि दोनों समुच्चय बराबर हैं या नहीं। इस पर आधारित ये प्रश्न है, निम्न लिखित में बताइए कि A बराबर B है अथवा नहीं। इसको पहले आप समझ लें। बराबर का मतलब है कि A में जो अवयव हों और B में जो अवयव हों दोनों बराबर होने चाहिए। क्रम भले ही दोनों का बदल जाए किंतु अवयव की जो संख्या है वो बिल्कुल A, B, C, D और B का मान है D, C, B, A। यहाँ पर देखें A में A, B, C, D, B में अगर यहाँ देखें A, B, C, D क्रम भले चेंज हो लेकिन दोनों सेम हैं। इसका मतलब यहाँ पर A और B दोनों समान हैं। इसी प्रकार से दूसरा पार्ट, A का मान 4, 8, 12, 16 और B का मान 8, 4, 16, 18। इसमें मिलाएं, 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, 8 यहाँ पर 12 इसमें है लेकिन इसमें 12 नहीं है। इसका मतलब ये A इज नॉट इक्वल टू आप लिख सकते हैं B।
इसी प्रकार से थर्ड पार्ट है a इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 और b इज इक्वल टू x सच दैट x सम धन पूर्णांक है और x लेस दैन इक्वल टू 10। इसको आप स्वयं से करेंगे। एक पार्ट और दे देता हूँ, इसको भी आप स्वयं से करें कि इसमें a इक्वल b है या नहीं। a इक्वल x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है और b है 15, 20, 25, 30। इस पर भी जैसे ऊपर समझाया गया उसी तरीके से विचार करते हुए आप इस समुच्चय को इसको रोस्टर रूप में बदल सकते हैं। बी आपका रोस्टर रूप में है, दोनों में देख लें कि दोनों बराबर हैं या नहीं। अगर बराबर हैं तो ए बराबर बी लिख सकते हैं, बराबर नहीं है तो ए बराबर बी नहीं होगा। इसके बाद प्रश्न 5 में क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताइए। जैसे पहला पार्ट है a इज इक्वल टू 2, 3 और b इज इक्वल टू x सच दैट x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का एक हल है। यहाँ ब्रैकेट न लगाएं, का एक हल है। यहाँ ब्रैकेट शुरू, यहाँ ब्रैकेट समाप्त। इसको ये देखना है कि दोनों बराबर हैं या नहीं। अब यहाँ पर देखें a की वैल्यू समुच्चय के रूप में दी गई है 2, 3। b के लिए ये आपको दिया गया है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका गुणनखंड कर लें, 3 दूनी 6, 3 2 5, x स्क्वायर 3x 2x प्लस 6 बराबर 0, x का मान x प्लस 3 प्लस 2 का मान x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 यदि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तब x इज इक्वल टू -3। यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0